जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनारियो इस समय क्या है। हम जनवरी के महीने में हैं, जनवरी 2023 है और अटकलें ये हैं कि मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। जबकि अगर तैयारी देखी जाए तो उससे यूं लगता है कि शायद पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव पहले होंगे और उसके बाद असेंबली के चुनाव होंगे। लेकिन जब आप बीजेपी से बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात करते हैं या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी, जब आप इन नेताओं से बात करते हैं तो आपको लगता है कि अंदर खान इन सभी नेताओं को ये लग रहा है कि फरवरी के महीने में चुनाव आयोग घोषणा जम्मू कश्मीर में चुनाव की कर सकता है और मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में संभवतः चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे ये तो सिर्फ केंद्र सरकार बता सकती है या केंद्रीय गृह मंत्रालय बता सकता है, जिनको सिक्योरिटी असेसमेंट देना है, जिस सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। लेकिन आज के दिन में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल क्या है? आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल यह है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से निकाले गए ताराचंद, बलवान सिंह दोनों आज कांग्रेस में शामिल हुए और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से पीरजादा मोहम्मद सैयद, मुजफ्फर परे, इन दोनों ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़कर ये लोग कांग्रेस में वापस चले गए। गुलाम नबी आजाद ने इस पर टिप्पणी की और टिप्पणी करके ये कहा कि ये सभी वो नेता हैं जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूंसियों के बगैर नेता थे। मैंने इनको अपनी पार्टी में रखा था, सीनियर साथी थे, इनको टिकट नहीं मिलना था और इसीलिए ये पार्टी में हमारे साथ मैंने इनको रखा था, लेकिन अब चले गए। ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वो बार बार 3 लोगों की बात कर रहे थे। इसका मतलब वो ताराचंद, बलवान सिंह और उसके साथ में वो बात कर रहे थे पीरजादा मोहम्मद सैयद की। जबकि राजनीतिक हकीकत यह है कि पीरजादा मोहम्मद सैयद कश्मीर से गुलाम नबी आजाद के पास एक बड़ा चेहरा थे। अभी ताज महिउद्दीन है, गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं और उसके अलावा गुलजार वानी और अन्य कुछ और नेता हैं। लेकिन अब डीएपी के इस इंप्लोजन के बाद, पार्टी के अंदर से 4 बड़े नेताओं के निकल जाने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति क्या है? जिस समय गुलाम नबी आजाद आए थे, मैंने उस समय भी कहा था कि गुलाम नबी आजाद अगर आते हैं और जम्मू में ताकतवर विपक्ष बनकर उभरते हैं तो जम्मू कश्मीर का राजनीतिक समीकरण बहुत ज्यादा बदल सकता है, इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और बीजेपी को एक बड़ी चुनौती जम्मू संभाग में मिल सकती है। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी की स्थिति इस समय क्या है वो आपके सामने है कि पार्टी से कुछ बड़े नेता चले गए हैं और अब कुछ और नेताओं की तलाश है। और गुलाम नबी आजाद ने आज ये कहा कि हम युवाओं के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। जो उम्मीद और तवक्का गुलाम नबी आजाद से थी कि वो जम्मू कश्मीर में एक विकल्प बनकर उभर सकते हैं, ऐसा लगता है कि उसकी संभावनाएं अब कम होती नजर आ रही हैं। लेकिन राजनीति है, आने वाले दिनों में क्या पता कुछ बड़े चेहरे गुलाम नबी आजाद के साथ आ जाएं और गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है दोबारा से स्विंग करे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि कांटे की टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर गुपकार का कोई गठबंधन बनता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी घाटी में सभी दलों की, अपनी पार्टी की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टक्कर रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इनके साथ जो इस समय दल हैं। और अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग में भी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में भी जहां जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और यूं कहिए गुपकार अलायंस की टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ रहेगी। इसका मतलब ये कि नंबर 1 पर बीजेपी का, अगर जम्मू संभाग की मैं बात करूं तो 43 की 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर सभी राजनीतिक दलों को देगी, यह बात बिल्कुल तय है। कोई अलायंस नहीं होगा, किसी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी बैठकर यह तय नहीं करेगी कि आने वाले चुनावों में इतनी सीटें हम आपको देते हैं, इतनी आप हमें दीजिए। ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती क्योंकि बीजेपी के पास आज प्रत्याशियों की कमी नहीं है। एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत यह थी कि राजौरी पुंछ में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा हमारे पास नहीं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा हमारे पास नहीं। आने वाले दिनों में कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में भी होंगे और राजौरी पुंछ से तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मतलब ये दिक्कत भी खत्म
कितना प्रतिशत वो वोट ला पाएंगे बीजेपी के खेमे में, वो तो जिस समय चुनाव होंगे उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन बीजेपी किसी भी सीट पर हल्का नहीं खेलेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी स्पेस वहां पर बीजेपी नहीं देगी जहां बीजेपी को लगेगा कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। और वो इलाके, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि यहां पॉपुलेशन डायनामिक्स इस तरह के हैं कि उन पॉपुलेशन डायनामिक्स में अगर एक समुदाय का वोट 2 प्रत्याशियों 3 प्रत्याशियों के बीच में बढ़ जाता है और एक अन्य समुदाय का वोट उन्हें एक साथ पड़ता है, वो चुनाव जीत सकते हैं। वहां पर भी बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो जो अटकलें लग रही थी कि शायद वहां पर उस नेता के लिए स्पेस डोडा में थोड़ी सी छोड़ दी जाएगी, थोड़ा राजौरी में हो सकता है कोई लचक आ जाए, लेकिन संभवतः ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में आने वाले कल में जब भी कभी चुनाव होंगे कोई लचक किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। हां, कुछ आजाद उम्मीदवार जरूर खड़े हो सकते हैं। उन आजाद उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जरूर मिल सकता है, लेकिन किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस होगा और उस अलायंस में बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। क्योंकि पार्टी मानती है कि उनमें इतना दमखम है अब जम्मू कश्मीर में कि वो जम्मू की 43 सीटों पर और घाटी में भी लगभग 10 सीटों पर ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ सकती है और लड़ क्या सकती है, जीत भी सकती है। ये क्लेम भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आज के राजनीतिक समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर कोई दूसरी मजबूत पार्टी जम्मू कश्मीर में इस समय मौजूद है, वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ नेताओं ने पार्टी को छोड़ा और पार्टी छोड़कर पार्टी से बाहर चले गए, लेकिन आज भी पार्टी का कैडर इंटैक्ट है। आज भी पार्टी के पास जितनी भी लेजिस्लेटिव, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में पार्टी के पास कैंडिडेट भी हैं, पार्टी के पास वर्कर भी है और पार्टी के पास संगठन भी है। संगठन में कुछ कमजोरियां जरूर आई हैं, लेकिन कमजोरियों का कतई भी यह मतलब नहीं है कि संगठन ग्राउंड पर नहीं है। वो लोग जो राजनीतिक तौर पर आज ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पर कमजोर हुई है, वो पिछले डीडीसी के चुनावों को पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर गुपकार का कोई अलायंस होता है, उस अलायंस का भी सबसे ज्यादा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी कश्मीर घाटी में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बारे में कई बार कहा जा रहा था कि कुछ हाई प्रोफाइल एग्जिट्स होंगे, पार्टी से कुछ नेता बाहर निकल जाएंगे, पार्टी दो फाड़ होगी, पार्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगा, दूसरा हिस्सा अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगा। यह भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। पार्टी एकजुट है और पार्टी के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जब भी चुनाव हुए हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। ये बात उन्होंने ऑलरेडी साफ की है। जम्मू संभाग में हालांकि संगठन थोड़ा कमजोर है, डोडा में आज संगठन उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में एक समय में हुआ करता था। किश्तवाड़ रामबन में भी यही स्थिति है। हालांकि रामबन में डॉक्टर चमन लाल का वोट जरूर है, संगठन का वोट जरूर है, लेकिन जितने दमखम और जिस बल के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां चुनाव लड़ा करती थी, आज वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन रियासी में जो डीडीसी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, सांबा में जो जैसा परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा और इसी तरीके से राजौरी पुंछ के इलाकों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परफॉर्म किया, वो सब बातें इस चीज की ओर इशारा करती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के बाद अगर जम्मू कश्मीर में कोई संगठन ताकतवर और मजबूत है और टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। इसका मतलब आने वाले चुनावी समीकरणों में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो राजनीतिक दल है जो राजनीतिक दल चुनावों में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और सिर्फ चुनौती ही नहीं बन सकता है, बल्कि जो अलग अलग एनालिस्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि इस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 30 से 34 सीटों के ऊपर ऐसा लगता है कि दमखम के साथ है, दलबल के साथ है और इनके पास संगठन भी वहां पर मजबूत है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें तो 26 से 34 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है और ये कहती है कि, और ये भी आप जानते हैं कि जिस तरीके से डीडीसी में उन्होंने स्वीप किया, कठुआ में, सांबा में, उधमपुर में, जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का था, उस परफॉर्मेंस को अगर हम एक बेस बनाएं तो समझ में यह आता है कि जम्मू संभाग में बीजेपी एक ताकतवर दल के तौर पर उभर सकती है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नेता जो हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ा, वो भी बीजेपी में चले गए। देवेंद्र सिंह राणा आज बीजेपी में है, श्यामलाल शर्मा आज बीजेपी में, अन्य कई और पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टियों को छोड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर नजर आए,
उसके अलावा जो जीते हुए डीडीसी हैं, पुंछ से 2, वो डीडीसी भी बीजेपी में चले आए। तो इस हिसाब से 2 दल जो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में ताकतवर दल के तौर पर नजर आते हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद उसके साथ में बीजेपी है। अब बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस में आने जाने का सिलसिला जारी है। जहां गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से कांग्रेस ने कुछ नेताओं को वापस अपनी पार्टी में लाया है, वहीं पर गुलाम नबी आजाद के नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरों को कांग्रेस से निकालकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल करवाया जाए। अगर एक वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने बताया था कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी नहीं होते तो ये जो विंडो शॉपिंग चल रही है, ये विंडो शॉपिंग जारी रहेगी और एक दल से दूसरे दल में नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। एक पार्टी कमजोर होगी, एक पार्टी ताकतवर होगी, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, विंडो शॉपिंग चलती रहेगी, बात उन्होंने कही थी। तो कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, उनका सारा इस समय जो सारे का सारा फोकस उनका जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस के नेताओं का यह मानना है कि जब ये यात्रा लखनपुर पहुंचती है, यात्रा के लखनपुर में पहुंचने के बाद अगर यात्रा को जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कर जाती है, उसके बाद संगठन को भी मजबूती मिलेगी, लोग बड़ी तादाद में कांग्रेस में शामिल होंगे और संगठन दोबारा से रिवाइव होगा और रिवाइव होकर आने वाले चुनावों में एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी और अन्य दलों के सामने उभर कर आ सकता है। और उसके बाद उनका यह भी कहना है कि वो नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, अन्य दलों में चले गए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन जम्मू कश्मीर में मिलेगा, शायद उसके चलते वो लोग इन दलों को छोड़कर वापस कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस एक मजबूत दल बनकर जम्मू कश्मीर में उभर सकती है। ये बात उनकी है। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा का इस तरह का कोई असर होगा? क्या वो लोग जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक जमीन को समझते हैं, क्या वो किसी अपने दल को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में जाएंगे? वो लोग जो जानते हैं कि 1996 से लेकर 2014 तक जितने भी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए उसमें परफॉर्मेंस क्या थी कांग्रेस की, उसको ध्यान में रखते हुए क्या वो दल में वापस आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, तो इसका मतलब साफ तौर पर अगर इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास जो अभी नेता आए हैं, ताराचंद आए हैं, बलवान सिंह आए हैं, या सीनियर एडवोकेट M.K. भारद्वाज हैं, या अन्य कुछ और नेता आए हैं, ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में तो जरूर हैं, लेकिन ताराचंद, पीरजादा मोहम्मद सैयद, विकार रसूल, रमन भल्ला और 2-3-4 नाम मैं और ले सकता हूं जो अपने अपने क्षेत्रों में हैं, लेकिन क्या ये चुनाव जीत सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथ भी हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और अन्य दलों के साथ अलायंस हो, लेकिन ये 2 दल तो हैं जिनके साथ इनका मुकाबला है। और DAP के साथ मुकाबले का मतलब अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने जैसा है। तो इसका मतलब यह कि कांग्रेस की स्थिति भी बाकी दलों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ठीक ठीक है, लेकिन यह कहा जाए कि कांग्रेस 17, 18 या 20 सीटें जीतने की स्थिति में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए कांग्रेस को एक बड़े चमत्कार की जरूरत है। अगर वो चमत्कार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए होता है और उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो संभवतः कोई बड़ा हेरफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चुनाव भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में यहां आ रही है और चुनाव अक्टूबर में होते हैं तो सब कुछ बदल चुका होगा, स्थितियां बदल चुकी होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा चमत्कार हो तो ही कांग्रेस का कोई बड़ा रिवाइवल हो सकता है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको कहा, कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि DAP के नेता गुलाम नबी आजाद भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो भी लगे रहेंगे। अगर यहां से 2 गए हैं तो कल हो सकता है कांग्रेस से कुछ नेता निकल कर जो है वो गुलाम नबी आजाद की DAP में चले जाएं, ये सब संभावनाएं हैं। उसके बाद बात की जाए, ये बात थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सैयद अल्ताफ बुखारी अपने दल को इकट्ठा रखने में और अपने दल को मजबूत रखने में सफल हुए हैं। अभी तक पार्टी से कोई बड़ा नेता निकलकर गया नहीं, हालांकि अटकलें 3 नेताओं को लेकर लग रही थी, मुमताज खान, एजाज खान, जुल्फिकार चौधरी, कि ये किसी भी समय पार्टी छोड़कर अन्य किसी दल में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन छोड़ा नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में बने हुए हैं और उसके बाद सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी में कुछ और नेता आने वाले दिनों में आ रहे हैं। इसका मतलब वो ग्लू कहीं ना कहीं सैयद अल्ताफ बुखारी के पास है, जिस ग्लू के चलते ये लोग सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खुद सैयद अल्ताफ बुखारी ताज मोइनुद्दीन की उड़ी में जाकर चुनौती दे आए हैं कि चुनाव तो मैं यहीं से लड़ूंगा। वो उड़ी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं।
जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ताल्लुक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और बारामूला और अन्य कुछ और डिस्ट्रिक्टों में पार्टी के पास लीडर हैं जो जीते हुए एमएलए रहे हैं, चुनाव पिछली बार जीते हैं, कई इनमें से जीते हैं, अलग कुछ पीडीपी से निकल कर आए हैं, कुछ अन्य बाकी दलों से, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से भी कुछ लोग निकल कर आए हैं। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि पीडीपी के पूर्व रूरल डेवलपमेंट मंत्री जिन्होंने पिछले दिनों कहा मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, अब्दुल हक खान को लेकर खबर आ रही है कि वो भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह कि सैयद अल्ताफ बुखारी अपने दल को, अपने संगठन को इकट्ठा रखने में अभी तक कामयाब रहे हैं। यह वो दल है जो दल जम्मू कश्मीर में 7-8 सीटें जीते या 4-6 सीटें जीते या 10 सीटें जीतकर एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि क्या होगा घाटी में, वो चुनाव के करीब करीब पता चलेगा। ये भी अटकलें हैं, ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चे हैं कि कहीं चुनाव से पहले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जो नेता गए हैं, ठीक चुनाव से 1-1.5 महीना पहले कहीं दाएं बाएं न निकल जाएं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चूंकि नया दल है, लेकिन नया दल है पुराने वर्करों के साथ, और वो पुराने वर्कर या तो पीडीपी के हैं या कांग्रेस के हैं या किसी और राजनीतिक दल के हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, इसको लेकर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये चुनाव के समय कुकुरमुत्ते की तरह खड़े होने वाली पार्टी नहीं है कि अचानक चुनाव के समय जो है कुछ पार्टियां बन जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके बाद की बनी हुई पार्टी है, उन स्थितियों और उन परिस्थितियों में बनी हुई पार्टी है। सैयद अल्ताफ बुखारी इस पार्टी को इकट्ठा रखने में कामयाब हुए हैं। चुनाव आएंगे तो पता चलेगा कि सैयद अल्ताफ बुखारी चुनाव में क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल ये पार्टी भी 7 से 8 सीटों के ऊपर इस समय नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 सीटें इस पार्टी के पास तो इस समय तक हैं। लेकिन चुनाव में जब चुनाव होंगे, लोग वोट डालेंगे, तब पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या होती है। हालांकि पार्टी का खुद का क्लेम है कि हम 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब चुनाव होंगे पता चलेगा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। कुपवाड़ा, बारामूला, इन 2 जिलों में मजबूत माने जाने वाली ये पार्टी ने सेंट्रल कश्मीर की तरफ रुख किया है, इस पार्टी ने साउथ कश्मीर की तरफ रुख किया है, और इस पार्टी ने जम्मू संभाग में भी कोशिश की है कि अपनी इकाई तैयार कर सके। लेकिन अभी भी इस पार्टी को कुपवाड़ा, बारामूला, इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों की पार्टी माना जाता है। सज्जाद गनी लोन बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी को मजबूत करने की, और जो इन पहाड़ी जिलों में जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी भी कह रही है कि जो पहाड़ी जिले हैं कश्मीर घाटी के, जहां पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां हमारा भी क्लेम है। अभी की अगर स्थिति है, सज्जाद गनी लोन बेबाकी के साथ बात कर रहे हैं और बेबाकी के साथ और साफगोई के साथ अपनी बात आम जनमानस के बीच में रख रहे हैं। मगर चुनाव में क्या होगा, ये तो जिस समय चुनाव होंगे उस समय पता चलेगा। मगर इस पार्टी का भी क्लेम 12 से 14 सीटों के ऊपर तो है, लेकिन जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लीडर अलग अलग पार्टियों से, हालांकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में भी अलग अलग दलों से लोग निकलकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में गए हैं, अपनी पार्टी में भी स्थिति यही है। इसलिए ये अपने अपने क्षेत्रों में क्या करेंगे, जिस समय चुनाव आएगा उसी समय पता चलेगा। पीडीपी की बात की जाए, हालात आपके हक में नहीं है, मौसम बिल्कुल खराब है, और इस खराब मौसम में भी जहाज अब चलाए जा रहे हैं। आप जानते हैं लैंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मौसम खराब है। जिस एयरपोर्ट पर आप लैंड करना चाहते हैं वहां पर आप लैंड नहीं हो सकते, किसी और एयरपोर्ट पर आपको लैंड करना पड़ सकता है। इन दिक्कतों के बावजूद पायलट जो है उस जहाज को ले उड़ता है और उसके बाद लैंडिंग की कोशिश करता है, और बादलों और उन तूफानों के बीच में भी जहाज जो है लैंड कर जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की है। पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर एनआईए के केसेस हैं, पार्टी को लेकर पार्टी की नेता का पासपोर्ट उन्हें नहीं दिया जा रहा, उनकी माताजी के पासपोर्ट के लिए उनको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट से डायरेक्शन आई है लेकिन अभी भी पासपोर्ट नहीं मिला है, और उसके बाद पार्टी के सभी नेता भाग चुके हैं, कुछ अपनी पार्टी में, कुछ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा चुके हैं।
यानी पार्टी का स्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती एक नेता के तौर पर हर वो बात बोल रही हैं जो वो जानती हैं कि उनके दल को केवल मात्र कश्मीर में थोड़ा बहुत मजबूती दे सकता है, लेकिन उसका फायदा पार्टी को जम्मू कश्मीर के लेवल पर हो, ऐसा नहीं है। और जब आप राजनीतिक लोगों से बात करते हैं, राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है कि अगर विपक्ष का कोई एक नेता ठोक बजा के बात कर रहा है तो वो महबूबा मुफ्ती है। फारूक अब्दुल्ला को लेकर यह कहा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है डॉक्टर साहब की। संभवतः डॉक्टर साहब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं, और आने वाले कल में अगर कहीं स्थितियां बने, परिस्थितियां बने, तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस हो, ये असंभव भी नहीं है, ये भी संभावनाएं इस चीज की भी हैं, क्योंकि अलायंस में ऑलरेडी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतिहास में रह चुके हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पीडीपी विपक्ष के तौर पर तो इस समय बड़े दमखम के साथ उनकी एक ही लीडर है महबूबा मुफ्ती जो बोलती हैं, बाकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बाकी लोग हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है खुद महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं, और बयान देने में कोई कमी कोई कसर बाकी नहीं रख रही हैं। उससे यूं ये कहा जा रहा है कि साउथ कश्मीर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में पीडीपी का रिवाइवल हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक लोग वहां पर हैं वो ये कहते हैं कि इतना बड़ा रिवाइवल नहीं हुआ है जिससे वो कोई कमाल कर पाएंगी। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में अब ये चर्चा चल पड़ी है कि महबूबा मुफ्ती कम से कम जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर बात तो कर रही हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर का राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय। इस पॉलिटिकल सिनेरियो को जब आप सुनेंगे तो आपको इस सब चीजों को सुनने के बाद एक ही बात समझ में आएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी दो बड़े प्लेयर हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, एकजुट जम्मू, सारी जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन्हें आप सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन मेजर प्लेयर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी है, और उसके बाद बाकी दल जो हैं उसमें कौन सा दल किस तरफ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप सभी लोग जानते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहां जा सकती है, अपनी पार्टी किसके साथ अलायंस कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है। और गुप्तकार गठबंधन कितना एक साथ रहेगा वो भी आप भली भांति जानते हैं कि डीडीसी के चुनाव से पहले सब इकट्ठे थे, और डीडीसी के चुनाव खत्म होने के बाद एक के बाद एक लोगों ने एक दूसरे को छोड़ना शुरू किया, और अंत में स्थिति यहां हुई कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 90 सीटों पर तो चुनाव हम लड़ेंगे। तो यह स्थिति है जम्मू कश्मीर की इस वक्त। चुनाव हो या ना हो, स्थितियां बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, और अगर चुनाव में और विलंब हुआ तो ये विंडो शॉपिंग चलती रहेगी। कई दलों के नेता जो आज आपको उधर नजर आ रहे हैं वो इधर नजर आएंगे, और इधर वाले दलों के नेता आपको उधर नजर आएंगे। तो गुलाम नबी आजाद को, हालांकि इस वक्त मैं सुबह देख रहा था कि एक चैनल, निजी चैनल के ऊपर यह कहा गया कि गुलाम नबी आजाद हवा हो गए। किसी भी राजनीतिक आदमी को लेकर, खासकर जिस आदमी ने 40 साल से ज्यादा राजनीति की हो, उस नेता को लेकर कतई भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो हवा हो गए, क्योंकि नेताओं के जो कनेक्शन होते हैं वो न जाने कहां कहां होते हैं, और किधर किधर से क्या क्या निकाल के नेता लाते हैं कोई पता नहीं चलता। हालांकि आज के दिन उनके लिए बुरी खबर कि बड़े उनके नेता चले गए, मेहनत उनको और ज्यादा करनी पड़ेगी, और अपनी छवि के अंदर सुधार करना पड़ेगा। उनकी छवि बन गई है डोडा, किश्तवाड़, रामबन वाले गुलाम नबी आजाद। उस छवि को बदलना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा उसको जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, तब जाकर कोई परिवर्तन आ सकता है। और आज के दिन की बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि जो उनके खेमे से निकल कर गए थे वो उनके खेमे में वापस हैं। अब पार्टी को अगर खुद को रिवाइव करना है तो जो गुटबाजी पहले पार्टी के अंदर थी उस गुटबाजी को खत्म करना होगा। जिस नेता को की जो काबिलियत है उसके हिसाब से उसको काम देना होगा ताकि वो नेता आगे बढ़ सके। और अगर बीजेपी की बात की जाए, जहां तक नेतृत्व का ताल्लुक है, उसमें आपको एक बात की प्रशंसा करनी होगी उनके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की, कि जो हालात राजौरी में बने, डांगरी में जिस तरह के हालात थे और जैसे धक्का मुक्की रविंदर रैना के साथ हुई, उसके बावजूद लोगों के बीच में खड़े रहना, अंत तक खड़े रहना, उनके गुस्से को शांत करना, एलजी को वहां पर बुलाना, बातचीत करवाना, ये सब चीजें जो हुई हैं साफ तौर पर दर्शाती हैं कि आप उनको
कितना भी हल्के में ले लें, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बात का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि हालात कितने भी गंभीर हो जाएं, रविंदर रैना उन गंभीर हालातों के बीच में भी वहां पर खड़े रहे, तो ये एक पॉजिटिव चीज बीजेपी के लिए जरूर है। लेकिन बीजेपी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो कुछ सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है उसका जो खमियाजा है वो, यानी उसका जो नुकसान है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और कतई इस वहम में ना रहें कि भाई कोई पार्टी तो हमारे मुकाबले में है नहीं, पार्टियां तैयार हो रही हैं, लोग भी जमा हो रहे हैं। मैं भूल गया आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में है, उनके पास तरनजीत सिंह टोनी है, हर्षदेव सिंह है, अलग अलग क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने एक माहौल तैयार किया था, आम आदमी पार्टी उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी। पंजाब के हालात के बाद यहां पर जो आम आदमी पार्टी को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और आज स्थिति यह है कि उससे बहुत सारे नेता जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी भी कंटेंशन में है, 4-5 सीटों के ऊपर तो है। तो मैं बात ये कर रहा था कि बीजेपी को इस बात को समझना होगा कि लोगों के बीच में गुस्सा है, नाराजगी है। उस गुस्से और उस नाराजगी को कल एलजी मनोज सिन्हा ने फेस नहीं करना। वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता नहीं है, डीजीपी दिलबाग सिंह ने फेस नहीं करना है। ये लोग सरकारी बाबू हैं और एलजी मनोज सिन्हा एक संवैधानिक पद के ऊपर हैं। उसका सामना भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को करना है। तो पार्टी को जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, उसी गुरुमंत्र को अपने वो लेना होगा और आम जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों, जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हों, या रहबरे खेल हों, रहबरे ज़राअत हों, रहबरे जंगलात हों, या उसके अलावा एनवाईसीज हों, या जो बाकी डेली वेजर्स हों, कैजुअल हों, इन तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखकर इनका निपटारा करवाने की कोशिश करें। और उसके अलावा अन्य और जो मुद्दे लोगों के हैं उनको भी हल करवाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी को चुनाव में करना पड़ सकता है।